नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 90 दिन के बाद लोकसभा चुनाव में क्या होगा? राज्यसभा के चुनाव में उसका ट्रेलर दिख रहा है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रेलर दिखाया, शिमला में दूसरा ट्रेलर देखने के लिए मिला और असली पिक्चर नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण जाकर दिखा दी। लोकसभा चुनाव में इस बार कुछ चमत्कार जैसे होने वाला है और नरेंद्र मोदी ने आज उसी चमत्कारी वोट बैंक का पहला परीक्षण किया। सिंपल कैलकुलेशन है, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। बीजेपी कम से कम 43 सीटें अपने सहयोगियों को देगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 500 सीटों पर लड़ेगी। इसमें से 100 सीटें तो सिर्फ दक्षिण में ही हैं, तो बीजेपी मजबूती से सिर्फ 400 सीटों पर लड़ेगी। अब 400 में से 370 सीटें जीतना एकदम नामुमकिन जैसा लक्ष्य है। इसका मतलब यह हुआ कि 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। अगर बीजेपी को खुद 370 सीट और एनडीए को 400 के पार पहुंचना है तो दक्षिण में सेंध लगानी ही पड़ेगी। दक्षिण से कुछ सीटें जीतकर लानी ही पड़ेंगी। मोदी ने आज एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे कांग्रेस का बचा हुआ किला भी हिल गया है। बाकी बातें इस रिपोर्ट में खुद ही देख लीजिए। अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी को 400 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 सीट कम पड़ रही हैं। कैसे? 24 में चौथा शतक लगाने के लिए मोदी का मामला 10 सीटों पर अटका हुआ है। कैसे? एक इलाका जो मोदी के लिए सबसे टफ है, राहुल के लिए सबसे आसान है, उसी इलाके में 400 का समाधान है। कौन सा है वो इलाका? ये वो इलाका है जहां मोदी का स्ट्राइक रेट घटा रहता है, राहुल का स्ट्राइक रेट बढ़ा रहता है। 24 में मोदी को इसे रिवर्स करना है, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, राहुल का घटाना है। ये कैसे होगा, हम आपको समझाते हैं। मोदी ने अपना स्पीडोमीटर निकाल लिया है। जहां 2 बार से बीजेपी 0 रही, वहां के लिए मोदी ने डबल डिजिट का नारा दिया है। डबल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। मोदी ने सिर्फ नारा दिया, अपने मन से कह दिया या डबल डिजिट वाला पूरा कैलकुलेशन कर लिया? यूपी में एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है, हां, मिल सकती हैं। उत्तर के लोग जानना चाहते हैं, क्या मोदी को दक्षिण में भी सीटें आ सकती हैं? उत्तर भारत मोदी को 300 पार करा देता है। 400 पार जाने के लिए मोदी को दक्षिण में सीटें चाहिए ही चाहिए। मोदी को 400 का मतलब है राहुल को 50 से नीचे आना। राहुल को 50 से नीचे लाने का फॉर्मूला अमेठी रायबरेली से नहीं निकलता, तो फिर कहां से निकलता है? यह फॉर्मूला वहां से निकलता है जहां मोदी तो हैं, विरोधी नहीं दिख रहे, और जो विरोधी हैं भी वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। साउथ की 130 सीटों पर 24 में कुछ ऐसा होगा जिससे भूचाल आ जाएगा। यह डबल डिजिट वाला भूचाल होगा जो केरल में भी दिखेगा, तमिलनाडु में भी दिखेगा। 24 का पूरा गेम चेंज कर देगा। 2024 में कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है, ये भविष्य अब किसी से छुपा नहीं है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मोदी ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। हवाई दावा नहीं, ग्राउंड रियलिटी चेक करके डबल डिजिट वाला फिगर दिया है। साउथ इंडिया में मोदी के स्ट्राइक रेट की बात बाद में, पहले राहुल का ग्राफ चेक कीजिए।
केरल में टोटल लोकसभा सीटें हैं 20। 2014 में 8 सीट कांग्रेस को मिली, स्ट्राइक रेट रहा 53%। 2019 में कांग्रेस ने 20 में से 15 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 93%। मतलब इकलौता राज्य जहां कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी और स्ट्राइक रेट भी। तमिलनाडु में टोटल लोकसभा सीटें हैं 39। 2014 में कांग्रेस 39 की 39 सीटों पर लड़ी, यहां से एक भी सीट नहीं जीत सकी, स्ट्राइक रेट 0 रहा। लेकिन 2019 में कांग्रेस 0 से 8 सीट पर पहुंच गई, 53% का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। यानी इन दोनों राज्यों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो नंबर्स होते हैं 59। इनमें से कांग्रेस के पास इस वक्त 23 सीट हैं, जबकि बीजेपी दोनों ही राज्यों में 0 है। तमिलनाडु में सिर्फ 3.7% वोट, केरल में सिर्फ 13% वोट। एक लाइन में कहें तो केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत में कांग्रेस का आखिरी फ्रंट है, और अगर मोदी ने इन दोनों फ्रंट को 24 में फतह कर लिया तो समझ लीजिए कांग्रेस खत्म। सवाल है यह कैसे होगा? जवाब देखिए, अगर बीजेपी केरल में डबल डिजिट में पहुंचती है, 10 का आंकड़ा भी टच करती है, तो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी, क्योंकि बाकी बची 10 सीटों के लिए आईयूएमएल, सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच फाइट होगी। इसी तरह तमिलनाडु में बीजेपी के डबल डिजिट में पहुंचने का मतलब होगा कांग्रेस का 8 सीटों से घटना और बाकी सीटों का दूसरे गुट में बंटना। यह समीकरण सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। बीजेपी का कट्टर वोटर भी नहीं मान रहा कि दक्षिण के इन 2 राज्यों में अब की बार बीजेपी डबल डिजिट में पहुंच सकती है, और इसकी सॉलिड वजह भी है। 19 के चुनाव में बीजेपी का नेशनल वोट शेयर था 38%, जबकि दक्षिण के 5 राज्यों को मिलाकर वो सिर्फ 17.5% वोट हासिल कर पाई। 19 में साउथ इंडिया की जिन 88 सीटों पर बीजेपी लड़ी, उनमें से सिर्फ 29 सीटें जीत पाई, और उसमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आईं। 2019 में नेशनल लेवल पर जिस बीजेपी का सक्सेस रेट 66% था, वो सक्सेस रेट दक्षिण भारत में सिर्फ 33% था। मगर इस बार दक्षिण भारत की तस्वीर बता रही है कि वहां बहुत बड़े चमत्कार की गुंजाइश है। मोदी को दक्षिण भारत की इस हवा को उत्तर भारत में पहुंचाना है, और इसी में 400 पार की पूरी कहानी है। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसने एक ही एजेंडा बनाया है, मोदी को गाली दो। केरला इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को, एनडीए को आशीर्वाद देगा। बहुत बड़ा संदेश है। केरला का ये मिजाज ही भाजपा के लिए 370 सीटों के लक्ष्य को आसान बनाएगा। सवाल है, केरल में राहुल की पार्टी को सिंगल डिजिट में पहुंचाने के लिए मोदी के पास कौन सा प्लान है? वो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जवाब इस फैक्ट में है। 2014 में केरल में 10.5% वोट पाने वाली बीजेपी 19 में 13% पर पहुंच चुकी है। यानी 19 में मोदी ने 20 सीटों वाले केरल में अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाया। अब की बार वो ग्राफ बढ़ाने के साथ साथ सीटें भी जोड़ेंगे, डबल डिजिट में भी पहुंचेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली राहुल की सीटें कम होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। मोदी ये कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। गगनयान मिशन के लिए जब मोदी ने 4 हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को बैच पहनाया, तो इसका भी एक पॉलिटिकल मतलब है। इन 4 में से एक यानी इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर हैं, जो सुखोई फाइटर पायलट हैं और केरल से ताल्लुक रखते हैं। सियासत में सांकेतिक भाषा का महत्व बहुत होता है,
मोदी ने इस एक तस्वीर से केरल के वोटर्स को मैसेज दे दिया कि हम चांद पर पहुंच गए, अब हिंदुस्तानियों को स्पेस मिशन पर भेजेंगे। अगर 24 में नहीं चुनोगे तो कैसे भेजेंगे? ये नए काल चक्र की शुरुआत है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मोदी केरल के लोगों को देश का भविष्य भी दिखा रहे हैं। 24 में केरल से डबल डिजिट वाला फॉर्मूला भी अपना रहे हैं और इसके लिए मोदी को सिर्फ इतना करना है कि केरल में एनडीए को फिट करना है। रही बात राहुल और उनकी पार्टी की, तो पंजाब में पहले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुकी है और 24 में बची खुची कसर लेफ्ट वाले पूरे कर देंगे, क्योंकि राहुल की वायनाड सीट पर सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। राहुल को सीट छोड़ने की सलाह दे दी है। मोदी को हराने के लिए वो भले ही इंडी अलायंस के बैनर तले देश के बाकी हिस्सों में बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर जैसे दिखें, लेकिन फिलहाल तो ये मोदी विरोधी खुद ही केरल में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और इसका फायदा कैसे उठाना है, मोदी के पास इसका टेम्पलेट पहले से तैयार है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है, कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। यानी तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली। इस धोखाधड़ी का जवाब केरल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले चुनाव में हर केरला का नागरिक देने वाला है। उत्तर में मोदी को बम्पर वोट मिलेगा, ये तो सब मानकर चल रहे हैं, मगर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी पहली बार कमल खिलेगा। बीजेपी यहां भी डबल डिजिट में पहुंचेगी और ये कैसे होगा, ये समझने के लिए आपको मंगलवार की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीरें देखनी होंगी। गौर से देखिए, फ्रेम में मोदी भी हैं और तमिलनाडु में मोदी के राइट हैंड यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भी हैं। और ये सिर्फ इकलौता फ्रेम नहीं है। अब ये फ्रेम देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोदी की मौजूदगी में अन्नामलाई अपनी स्पीच खत्म करके कुर्सी पर आकर बैठे तो मोदी ने सबसे पहले उनकी पीठ थपथपाई और एक तरह से इशारा दिया कि तुमने तमिलनाडु में डबल डिजिट का रास्ता आसान कर दिया। और रैली खत्म होने के बाद भी बिल्कुल यही दृश्य दिखा। जिस तरह मोदी ने स्टेज पर पीछे खड़े अन्नामलाई को खींचकर आगे किया और हाथ ऊपर उठाकर पब्लिक को जो मैसेज दिया, उसने साफ कर दिया कि तमिलनाडु जैसे मुश्किल राज्य में मोदी को अपना सारथी मिल गया है।
याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जब सिर्फ एक कार्यकर्ता थे, तब अटल जी ने भी उन्हें इसी अंदाज में गले लगाया था। नतीजा देश ने देखा। बीजेपी ने 2 बार देश में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनाई और आज मोदी ने जिस अंदाज में अन्ना मलाई की पीठ थपथपाई है, जिस तरह उनका हाथ पकड़ा है, वो भी पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक हिंट है कि 24 में 39 सीटों वाला तमिलनाडु किस दिशा में जाने वाला है। मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है। जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख ले, तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख ले, इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा, वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वे लोग झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोग दिल से जितने पवित्र होते हैं, उतने ही समझदार भी होते हैं। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए अब तमिलनाडु के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, ये नजारा कह रहा है। नरेंद्र मोदी अगर तमिलनाडु को लेकर इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह अन्ना मलाई है, जिन्होंने बहुत कम समय में न सिर्फ बीजेपी को तमिलनाडु के घर घर में पहुंचाया, बल्कि आज इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया कि 24 में बीजेपी के लिए यहां से बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। और इसका हिंट साउथ के सर्वे से भी मिल रहा है। तमिलनाडु की सीटों को लेकर हुए सबसे लेटेस्ट सर्वे में पता चला है कि बीजेपी यहां 18.5% वोट हासिल कर सकती है। नोट कीजिए, 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में था, यानी 3.7%। समझ रहे हैं आप, बीजेपी अपना वोट शेयर करीब करीब 15% बढ़ा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। रीजन वाइज देखें तो साउथ तमिलनाडु में बीजेपी को 19.5%, वेस्ट तमिलनाडु में 22%, सेंट्रल तमिलनाडु में 11.21% और नॉर्थ तमिलनाडु में 18% वोट मिलने का अनुमान है। चेन्नई में बीजेपी अपना वोट शेयर 22% तक लेकर जा सकती है। मोदी तमिलनाडु में सिर्फ अपनी पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ा रहे, पहली बार हो सकता है कि बीजेपी यहां से सीटें भी जीत जाए। द फेडरल सर्वे के मुताबिक 39 में से बीजेपी 4 से 6 सीटें जीत सकती है। पिछले 1 महीने में तमिलनाडु को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि बीजेपी 20% का आंकड़ा टच कर रही है। और अगर जमीन पर ऐसा हो गया तो मोदी के लिए 400 प्लस की राह आसान होना तय है। इसीलिए वो अभी से इंडी अलायंस पर इतने अटैकिंग हैं। केवल मोदी से नफरत, उसके नाम पर एकजुट हुए
इंडी गठबंधन के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। क्या आपने इनके एक भी दल को विकास पर, अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्री पर, शिक्षा पर, एग्रीकल्चर पर, लेबरर्स पर, फिशरमैन पर बात करते सुना है क्या? इन्हें बस एक ही चिंता है कि कैसे इनके परिवार की दुकान चलती रहे, अपने परिवार को बढ़ावा देकर ये तमिलनाडु के हर युवा का विकास रोके हुए हैं। इंडी गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। तमिलनाडु में एन मन एन मक्कर यात्रा ने इस ताले का इंतजाम कर दिया है। ये बात सही है कि तमिलनाडु में बीजेपी चुनावी ओपोनेंट के तौर पर कभी मजबूत नहीं थी, मगर यह भी एक सच है कि मोदी पहले भी मजबूत थे और अब और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। 90 के दशक में जब मोदी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी, उस वक्त यह हेडलाइन बनी थी। तब मोदी बीजेपी के एक सामान्य नेता थे। ये तस्वीरें उसी वक्त यानी दिसंबर 1991 की हैं। प्रधानमंत्री ने उस दौर में देश को जोड़ने की जो नींव रखी थी, आज वो नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और 2024 में मोदी के 400 पार वाले मंत्र के लिए तमिलनाडु एक मजबूत कड़ी है। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था। और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। एक लाइन में कहें तो मोदी ने 400 की मास्टर की ढूंढ ली है, जबकि दूसरी ओर विरोधियों की चाबी ही खोती दिख रही है। उधर राहुल अपनी यात्रा छोड़कर विदेश के राउंड पर निकल चुके हैं। इधर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन आहूत महारैली से पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं।